आज के इस लीगल टॉपिक में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत जो अचल संपत्ति दी गई है यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अध्याय 1 की धारा 3 में निर्वचन खंड यानी कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, जिसके अंतर्गत अचल संपत्ति के बारे में बताया गया है। अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। धारा 3 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में अचल संपत्ति को परिभाषित किया गया है, किंतु यह परिभाषा न तो पर्याप्त है और न ही पूर्ण। इसलिए एक पूर्ण एवं पर्याप्त परिभाषा के लिए जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 3 की उपधारा 26 का सहारा लेना पड़ता है। इन दोनों धाराओं के सहयोग से अचल संपत्ति की निम्नलिखित परिभाषा बनती है। नंबर 1, अचल संपत्ति के अंतर्गत निम्नलिखित चीज़ें आती हैं। ये जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 3 की उपधारा 26 के अंतर्गत है। ए पॉइंट है भूमि, 2 पॉइंट है भूमि से होने वाले फ़ायदे और तीसरा है भूमि से संलग्न वस्तुएं। साधारण खंड अधिनियम अर्थात जनरल क्लॉजेज एक्ट को इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब बात यह आती है इंटरप्रिटेशन की तो 2 लॉज काम आते हैं। एक तो इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, इसमें बताया गया है कि इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी भी टर्म्स या क्लॉज की व्याख्या करना। दूसरा आता है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण खंड अधिनियम। जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं सेंट्रल लॉ की, किसी सेंट्रल लॉ की जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हम जनरल क्लॉजेज एक्ट का यूज़ करते हैं। टीपीए में अचल संपत्ति की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, इसलिए हमें जनरल क्लॉजेज एक्ट का सहारा लेना पड़ता है। जितने भी लॉज हैं ज़रूरी नहीं है कि सब में सभी टर्म का मीनिंग दिया हो। ये ज़रूरी नहीं है। कुछ टर्म्स का मीनिंग किसी लॉ में दिया गया होता है और कुछ टर्म्स का मीनिंग पर्टिकुलर लॉ में भी दिया नहीं गया होता। अगर किसी पर्टिकुलर लॉ में किसी पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग दिया हुआ है तो उस परिस्थिति में हम जनरल क्लॉजेज एक्ट का रेफ़र नहीं करेंगे, अर्थात यूज़ नहीं करेंगे। और किसी पर्टिकुलर एक्ट में किसी टर्म का मीनिंग दिया हुआ है और जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी उस टर्म का मीनिंग दिया गया है तो हम उस पर्टिकुलर एक्ट में जो उस टर्म का मीनिंग दिया गया है उसी टर्म को ही माना जाएगा, अर्थात उसी टर्म का ही यूज़ करेंगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 अर्थात पंजीकरण अधिनियम 1908 में भी अचल संपत्ति शब्द को परिभाषित किया गया है। पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 2 की उपधारा 6 में अचल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार अचल संपत्ति के अंतर्गत भूमि, भवन, वंशानुगत भत्ते, रास्ते का अधिकार, प्रकाश, धारणाधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार अथवा भूमि से उत्पन्न होने वाले अन्य लाभ, भूमि से संलग्न वस्तुएं अथवा भूमि से संलग्न वस्तुओं से स्थायी रूप से आबद्ध वस्तुएं आती हैं, जबकि खड़ा काष्ठ, उगती फसलें तथा घासें इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 3 के अंतर्गत अचल संपत्ति के अंतर्गत निम्नलिखित चीज़ें नहीं आती। वे चीज़ें क्या क्या हैं ये देखते हैं। नंबर 1, खड़ा काष्ठ यानी कि स्टैंडिंग टिम्बर। नंबर 2, उगती फसलें यानी कि ग्रोइंग क्रॉप्स। और तीसरा है उगती घासें, ग्रोइंग ग्रास। ये तीनों चीज़ें जो हैं अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती हैं। अब जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 3 की उपधारा 26 के अंतर्गत जो 3 पॉइंट दिए गए हैं उसमें पहला पॉइंट भूमि है। तो आइए भूमि के बारे में देखते हैं। भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित चीज़ें आती हैं, अर्थात ये चीज़ें भूमि होने के कारण अचल संपत्ति मानी जाती हैं। नंबर 1 है धूल के कण, 2 भूमि के ऊपरी सतह, तीसरा पॉइंट है मिट्टी, फोर्थ पॉइंट है और नीचे की मिट्टी यानी कि मिट्टी से भी नीचे की मिट्टी, और फिफ्थ पॉइंट है खान यानी कि माइंस, और 6 पॉइंट है खनिज अर्थात मिनरल्स, और 7 पॉइंट है ज़मीन के नीचे का बहता पानी, 8 पॉइंट है भूमि के ऊपर गड्ढे में इकट्ठा पानी, 9 पॉइंट है तालाब, और 10 पॉइंट है झील, 11 पॉइंट है नदी, 12 पॉइंट है सागर, 20 पॉइंट है तालाब, झील, नदियाँ, सागर आदि में रहने वाले जीव जंतु एवं मछलियाँ। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि जैसे ही इन जीव जंतुओं
या मछलियों को पानी से बाहर निकाला जाता है तो इनका स्वरूप यानी कि नेचर चल संपत्ति का हो जाता है। एक वाद आया था राजा वेलुगोटी बनाम स्पेशल तहसीलदार AIR 1978 आंध्र प्रदेश। इस मामले में न्यायमूर्ति राजू ने तालाब को भूमि नहीं माना है, किंतु उन्हें सम्मान देते हुए यह कहा जा सकता है कि तालाब संपत्ति अंतरण अधिनियम के उद्देश्यों के लिए भूमि है, इसलिए अचल संपत्ति है और इसलिए यदि इसका अंतरण किया जाएगा तो उसके लिए पंजीकरण आवश्यक है। नोट: ध्यान देने की बात यह है कि ज़मीन के ऊपर का जो स्पेस अर्थात खाली जगह है वह भी अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है। अब दूसरा पॉइंट है भूमि से होने वाले फ़ायदे। भूमि से होने वाले फ़ायदे या लाभ भी अचल संपत्ति माने जाते हैं और यदि इनको अंतरित किया जाता है तो उसके लिए भी पंजीकरण कराना आवश्यक है, अन्यथा अंतरण शून्य होगा। ज़मीन से होने वाले फ़ायदे के अंतर्गत मकान या खेत का किराया, फल, फूल, रबर आदि आता है। ध्यान देने की बात यह है कि ज़मीन से होने वाले फ़ायदे देखने में चल संपत्ति जैसे लगते हैं, किंतु इन्हें अचल संपत्ति ही माना जाता है। जनरल क्लासेस एक्ट का जो तीसरा पॉइंट है वह है भूमि से संलग्न वस्तुएं। आइए इसे देखते हैं। भूमि से संलग्न वस्तुओं को भी अचल संपत्ति माना जाता है। संलग्न का तात्पर्य होता है साथ साथ लगी हुई, इसलिए निम्न 3 प्रकार की चीज़ों को भूमि से संलग्न वस्तुएं माना जाता है, अर्थात ये भी अचल संपत्ति की श्रेणी में आती हैं। नंबर 1 है ज़मीन में गड़ी हुई वस्तुएं। जो वस्तुएं ज़मीन में गड़ी हुई हैं उन्हें ज़मीन से संलग्न माना जाता है और वे अचल संपत्ति होती हैं, जैसे मकान, बिजली का खंभा, दीवार, नाद, पशुओं का चारा देने वाला जो होता है नाद, उसे नाद बोलते हैं, खूंटा, कुआं आदि। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि ज़मीन में गड़ी हुई वस्तुएं तब भी अचल संपत्ति मानी जाएंगी जब उसे आशापूर्वक ज़मीन में गाड़ा गया हो। जो वस्तुएं मौसम के परिवर्तन के कारण या अधिक समय तक एक स्थान पर पड़ी होने के कारण अपने आप ज़मीन में गड़ जाती हैं, उन वस्तुओं को अचल संपत्ति नहीं माना जाता। आपने देखा होगा कि अधिकतर थानों के माल गोदामों में गाड़ियां कई वर्षों तक खड़ी होने के कारण उसका आधा हिस्से पर मिट्टी की परत जम जाती है और वह गाड़ी आधी ज़मीन में और आधी ज़मीन से ऊपर दिखाई देती है। इसी प्रकार कई पत्थर भी कई वर्षों तक एक ही स्थान पर पड़े होने के कारण आधे ज़मीन में व आधे ज़मीन के ऊपर दिखाई देते हैं। दूसरा पॉइंट है ज़मीन में गड़ी हुई वस्तुओं से जुड़ी हुई वस्तुएं। जो वस्तुएं ज़मीन में गड़ी हुई वस्तुओं से जुड़ी हुई रहती हैं उन्हें भी अचल संपत्ति माना जाता है, जैसे मकान में लगा हुआ पंखा, घड़ी, स्विच बोर्ड, ट्यूबलाइट, बल्ब आदि। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि जैसे ही इन वस्तुओं को ज़मीन में गड़ी हुई वस्तुओं से अलग किया जाता है ये चल संपत्ति का रूप धारण कर लेती हैं। तीसरा पॉइंट है जड़ की वजह से ज़मीन में लगी हुई वस्तुएं। जो वस्तुएं अपने जड़ की वजह से ज़मीन में लगी होती हैं उन्हें भी अचल संपत्ति माना जाता है, किंतु ध्यान देने की बात यह है कि निम्नलिखित 3 चीज़ें जड़ की वजह से ज़मीन में लगी होने के बावजूद भी अचल संपत्ति नहीं मानी जाती हैं, अर्थात चल संपत्ति मानी जाती हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 में अचल संपत्ति के अंतर्गत जो 3 चीज़ें दी गई हैं उन्हें देखते हैं। नंबर पहला पॉइंट है खड़ा काष्ठ यानी कि स्टैंडिंग टिम्बर। खड़ा काष्ठ का शाब्दिक अर्थ होता है एक हरा पेड़ जो ज़मीन से अपनी खुराक ले रहा है। इसका विधिक अर्थ होता है एक ऐसा पेड़ जिसे तुरंत या निकट भविष्य में काट देने का इरादा है। ऐसे वृक्ष को अचल संपत्ति नहीं माना जाता बल्कि चल संपत्ति माना जाता है। एक वाद आया था शांताबाई बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने खड़ा काष्ठ के संबंध में सारे विरोधाभास को दूर कर दिया और खड़ा काष्ठ को उपरोक्त ढंग से परिभाषित किया। इस परिभाषा से खड़ा काष्ठ के संबंध में सारे भ्रम दूर हो गए। दूसरा पॉइंट है उगती फसलें, ग्रोइंग क्रॉप्स। उगती या उगी हुई फसलों को भी अचल संपत्ति नहीं माना जाता, अर्थात यदि इनका अंतरण किया जाएगा तो पंजीकरण आवश्यक नहीं है, जैसे गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा, आलू, अरबी, गन्ना आदि की फसलें इसका उदाहरण हैं। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि यदि उस ज़मीन का अंतरण किया जा रहा है जिस पर ऐसी फसलें उग रही हैं तो उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है, क्योंकि उगती फसलें चल संपत्ति है, न कि वह ज़मीन चल संपत्ति है जिस पर ऐसी फसलें उगी हुई हैं। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं उगती या उगी हुई घासें, ग्रोइंग ग्रास। उगती घासों को भी अचल संपत्ति नहीं माना जाता,
अर्थात चल संपत्ति माना जाता है। यदि इसका अंतरण किया जाए तो उसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि यदि किसी भूमि पर घासें उगी हुई हैं और उसका अंतरण किया जाना है तो वहाँ पर पंजीकरण आवश्यक है, क्योंकि उस भूमि पर घासें उगी हुई हैं फिर भी उसे अचल संपत्ति ही माना जाएगा। एक वाद आया था पेरुमल बनाम रामास्वामी। इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि किसी विशेष अवसर पर यदि किसी मकान को सजाया गया है तो उसे निम्न चीज़ों से सजाया गया है, भले ही उनको उस मकान से संलग्न कर दिया गया है, फिर भी वे अचल संपत्ति नहीं मानी जाएगी बल्कि चल संपत्ति ही मानी जाएगी। मूर्त और अमूर्त संपत्तियाँ, यानी कि टेंजिबल और कॉर्पोरियल और इंटेंजिबल और इनकॉर्पोरियल। इसमें देखते हैं संपत्तियों के विभाजन का एक प्रकार काय भी है। काय माने आकार। इसकी दृष्टि में से संपत्तियाँ निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, मूर्त संपत्ति, जिसे टेंजिबल और कॉर्पोरियल भी बोलते हैं। ये वे संपत्तियाँ होती हैं जिनकी कोई आकृति होती है। इनको आसानी से इंद्रियों के माध्यम से महसूस किया जा सकता है, जैसे मोटरसाइकिल, पेड़ पौधे, मकान, बिजली का खंभा आदि। दूसरा है अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल और इनकॉर्पोरियल। ये वे संपत्तियाँ होती हैं जिनकी कोई आकृति नहीं होती, बल्कि ये संपत्तियाँ अधिकार के रूप में होती हैं, जैसे नाव चलाने का अधिकार, भरण पोषण पाने का अधिकार, आने जाने का अधिकार, शिक्षा देने का अधिकार, सुखाधिकार, मुस्लिम महिला के मेहर प्राप्त करने का अधिकार। एक वाद आया था आनंद बहेरा बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा। इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि यदि किसी व्यक्ति को किसी झील से मछली पकड़ने का अधिकार है तो वह उस व्यक्ति की अमूर्त संपत्ति है। एक दूसरा वाद आया था हाजी सुखान बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि नगर महापालिका द्वारा जमा किए गए कूड़ा करकट एवं खाद को ले जाने का अधिकार भी अमूर्त संपत्ति